अगर आप हमारे साथ चलेंगी, क्या आपको कोई दिक्कत है? पॉल, क्या आप मुझे दिखा सकते हैं कि अमांडा यहाँ जब थी तो कहाँ रुकी थी? यकीन करना मुश्किल है, लेकिन पुलिस जिसे ढूंढ रही है, अमांडा डीन, वो 5 साल से ज्यादा समय से लापता है। तो यहाँ क्या अमांडा यहाँ रुकी थी? हाँ ठीक है। और कौन? फ्रेड यहाँ रुका था? फ्रेड यहाँ रुका था। उन्होंने शेरिफ की बात पर विश्वास किया कि वो जिंदा है और उसी उम्मीद पर टिके रहे। बेडरूम कहाँ था? क्या आपको पता है? वापस वहाँ? मुझे अमांडा पसंद है, उसे भी। हमारे पास कहने को कुछ बुरा नहीं है। वो और मैं कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ये हमारे परिवार के लिए बहुत विनाशकारी रहा है। हमारा सवाल है, क्यों? ये अंदर तक बहुत दुख पहुंचाता है, क्योंकि ये एक ऐसा परिवार था जो बस ये जानना चाहता था कि उनका लापता प्रियजन कहाँ है, और वे मदद चाहते थे, लेकिन उन्हें वो नहीं मिल रही थी। कैंपर में क्या हुआ था? अमांडा डीन 36 साल की थी, 4 बच्चों की मां थी और वो 11 जुलाई 2017 को लापता हो गई थी। उसके परिवार को चिंता थी, क्योंकि अमांडा से खबर ना मिलना उनके लिए असामान्य था। जब वो लापता हुई तब उनके बेटे अभी जूनियर हाई स्कूल में ही थे, और उनके सबसे बड़े बेटे जोशुआ ने अभी अभी हाई स्कूल से ग्रेजुएशन किया था। 2017 में मेरी उम्र 18 साल हुई थी। मुझे फ़ोन आया। हम सब घबरा गए थे कि वो गायब हो गई थी। ओहायो के छोटे से मिडवेस्ट कस्बे कॉलिंस में किसी का गायब होना बहुत ही असामान्य है। ये इलाका बहुत ग्रामीण और दूर दराज है। वह कुछ खेती हर जमीनें हैं। आप जानते हैं, वह कोई असली पास पास की कॉलोनियां नहीं है। आपस में सटी हुई घर नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल भी भीड़ भाड़ नहीं है। ट्रैफिक भी बहुत कम है। अगर आप चाहे तो वह इलाका अपराधी नहीं है। जब आप अपराध रिपोर्ट देखते हैं, मेरा मतलब है सुरक्षा के मामले में उसे ए ग्रेड मिलता है। ये एक बहुत ही छोटा ग्रामीण इलाका है। फिर भी यहाँ जहाँ सब एक दूसरे को जानते हैं, अमांडा डीन कहीं नहीं मिल रही है। 11 जुलाई को मुझे एक टेक्स्ट मिला। करीब 2 हफ्ते से मैंने उन्हें नहीं देखा था। फिर रेन का मैसेज आया कि कैबिन में अमांडा नहीं है। रेन फ्रेड की माँ है। फ्रेड 34 वर्षीय फ्रेडरिक रियर अमांडा के लंबे समय से बॉयफ्रेंड है। वो बार बार कहती रही कि कैबिन में अमांडा नहीं है, उम्मीद है वो ठीक है। वो और फ्रेड एक दूसरे के लिए नहीं थे, जिससे मुझे संदेह हुआ। मेरी बहन यूं ही नहीं चली जाती, और तभी मुझे लगा कुछ गलत है। तो साफ है कि उसका परिवार बहुत परेशान है। वे तुरंत जाकर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। 11 जुलाई को शैनन ने शेरिफ दफ्तर में अमांडा के लापता होने की रिपोर्ट कराई। वे लोग रियर की संपत्ति पर गए थे, और जब वे वहां पहुंचे उस समय फ्रेड वहां नहीं था। फ्रेड और अमांडा अपने माता पिता की संपत्ति पर रह रहे थे, वही जगह जो हमने बॉडी कैम में देखी थी। वो उसी आंगन में माता पिता के घर के ठीक बगल में बने कैबिन में रहती थी, जैसे एक छोटी सी झोपड़ी। सच में झोपड़ी। कैबिन तो शायद उससे बेहतर होता। उसमें बाथरूम या सुविधा नहीं थी। अंदर प्लम्बिंग नहीं थी, इसलिए फ्रेड या अमांडा को बाथरूम के लिए फ्रेड की माँ के घर जाना पड़ता था। वहाँ एक कमरा था, एक लिविंग रूम था, और जैसे ही आप अंदर जाते वहाँ एक छोटा सा बार किचन जैसा एरिया था। यहाँ किचन नहीं था, सिर्फ खाने की जगह थी। उनके पास एक रेफ्रिजरेटर था जिसमें ज़्यादा सामान नहीं था, लेकिन उन्हें इतनी जगह ही चाहिए थी। वो अपना खुद का काम करना चाहती थी। वो बहुत ही आज़ाद ख्यालों वाली थी। अमांडा मेरी छोटी बच्ची थी, तीसरी बेटी। अमांडा वाकई बहुत खूबसूरत थी, और वो गाने की बहुत शौकीन थी। वो बहुत मिलनसार थी। वो बहुत खुली हुई थी। वो छोटी सी मगर बहुत तेज तर्रार थी। मैं यही कहूँगी,
लेकिन उसमें वाकई बहुत ऊर्जा थी और जब भी आपको किसी चीज़ में मदद की ज़रूरत होती वो हमेशा वहाँ होती थी। उसने कभी भी कुछ बोरिंग नहीं किया, ये तो तय है। वो बहुत मज़ेदार थी। वो बहुत मज़ेदार थी। हर बार जब भी वो आती थी वो हमें कहीं न कहीं ले जाती थी। मेरी माँ के साथ कोई बुरी यादें नहीं हैं। हाँ, मेरे साथ भी नहीं। सिर्फ अच्छी यादें ही थीं। मेरे पास सिर्फ मेरी माँ थी। मेरी ज़िंदगी में कभी पिता जैसी कोई शख्सियत नहीं रही। लंबे समय तक बस मैं और मेरी माँ थी, वही मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी। अब अमेंडा के सबसे बड़े बेटे जॉश ने पहले अमेंडा के साथ और फिर अपनी दादी के साथ रहना शुरू किया था। उसके बाकी 3 बच्चे अपने पिता के साथ रहते थे। ये अमेंडा का पूर्व साथी था, फ्रेडरिक रीर से पहले। मुझे ठीक से नहीं पता कि वे पहली बार कब मिले थे। मुझे जो बताया गया था वह ये है कि वे एक समय पर डेट कर रहे थे, फिर वे अलग हो गए और फिर 1 या 2 साल बाद वह फिर से फ्रेड के पास चली गई। उस समय मैं अभी भी बहुत छोटा था और हम वहाँ जाया करते थे और फ्रेड की एक बेटी है, तो मैं और वह साथ में समय बिताते थे। उसका नॉन वर्बल ऑटिस्टिक भाई भी हमारे साथ खेलने आता था। अमेंडा के गायब होने पर सवाल उठता है कि क्या फ्रेड रीर इसमें शामिल है, या कम से कम क्या उसे पता है कि वो कहाँ हो सकती है। इसलिए वे उसकी संपत्ति पर जाते हैं। 12 जुलाई को हम एक छोटी सी खोज टीम बनाना चाहते थे। संभवतः 6 से 10 लोग अमेंडा की तलाश कर रहे हैं। मैंने अपने कुछ दोस्तों को साथ लिया और हम सब वहाँ दौड़ पड़े उसे ढूंढने के लिए। वे उस जगह के पास तलाश करना चाहते हैं जहां अमेंडा फ्रेड रीर के साथ रहती थी। हालांकि उस संपत्ति पर बड़ा बोर्ड लगा है। रीर की संपत्ति पर बोर्ड लगे थे, अनधिकृत प्रवेश वर्जित, उल्लंघन पर गोली मारेंगे। 12 जुलाई को जब हम वहां गए, क्योंकि हमने शेरिफ से बात की थी, उसे बताया था कि हम एक छोटी सी सर्च टीम बना रहे हैं और उसने कहा, देखो उन संपत्तियों पर मत जाना जहां तुम्हारा स्वागत नहीं है। अस्थायी खोज दल अब ज्यादा स्वागत करने वाले पड़ोसियों के पास जाता है और जब वे वहां होते हैं तभी कुछ असाधारण होता है। खोज के बीच में मुझे एक कॉल आती है। ये ह्यूरॉन काउंटी शेरिफ का कार्यालय था। उन्होंने कहा, क्या आप शेरिफ कार्यालय आ सकती हैं? हमारे पास आपकी बेटी अमांडा की जानकारी है। हमें नहीं पता था कि क्या सुनेंगे, इसलिए मेरे लिए वो सबसे लंबी यात्रा थी, क्योंकि मैं वहाँ जा रही थी और कुछ भी पता नहीं था। कॉलिन्स से जहां कैबिन था, शेरिफ के विभाग तक 20 मिनट की ड्राइव है। अगर आप अमांडा की माँ से बात करें तो वो समय बहुत लंबा लगा। वे शेरिफ के ऑफिस पहुंची और सांसें थामे थी। और आप सोच रहे हैं, हाँ, सबसे बुरी खबर मुझे शेरिफ के ऑफिस में जाते ही सुनाई जा सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने बताया कि उसे ढूंढ लिया गया है, वह एक सुरक्षित आश्रय गृह में है और उसकी देखभाल हो रही है। बाकी कुछ मायने नहीं रखता था। जानती हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि मुझे बस ये जानना था कि मेरी बेटी सुरक्षित है। पर शेरिफ की अगली बात थोड़ी परेशान करने वाली थी। वे कहते हैं कि अमेंडा ही उनसे संपर्क कर सकती है, वे उससे संपर्क नहीं कर सकते। वो चाहे तो घर आ सकती है या परिवार को कॉल कर सकती है। वो वयस्क है, उसका ध्यान रखा जा रहा है। एक बार जब मैंने शेरिफ को ये कहते हुए सुना कि वो सुरक्षित और ठीक है, तो मैं बहुत आशावादी व्यक्ति हूँ, इसलिए उस समय मैंने उनकी हर बात पर विश्वास किया। तो मैं बस ऐसा था, ठीक है, बढ़िया, वो सुरक्षित है, हम ठीक हैं। आप जानते हैं, वो 1 या 2 साल में वापस आ जाएगी। जब उसे जो मदद चाहिए वो मिल जाएगी। उस समय हमें सच में पता नहीं था कि क्या हो रहा है, लेकिन हम बस खुश थे कि हमें बताया गया कि वो मिल गई है। इसी बात से हम खुश थे। मुझे लगता है परिवार ने कानून प्रवर्तन पर भरोसा किया, क्योंकि उन्हें बताया गया था कि अमांडा एक सेफ हाउस में है और वो सुरक्षित है। इसलिए लोग उन पर विश्वास करेंगे, क्योंकि वे कानून प्रवर्तन है। यहां तक कि शेरिफ ने भी धनुष शिकार को बंद कर दिया, तो अब पुलिस अमांडा की तलाश में नहीं रहेगी। और फिर मामला बंद हो गया, खत्म, बूम, सब कुछ खत्म हो गया। साल बीत गए और मैंने सेफ हाउसों को कॉल करना शुरू कर दिया, जैसे कि अरे वो सालों से गायब है, क्या चल रहा है। मैं सोचने लगती हूँ, शायद ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। अमांडा ऐसी इंसान नहीं लगती थी जो अपनी माँ, अपनी बहन, अपने बच्चों को यूं ही छोड़ दे। ऐसा करने के लिए तो वो उस सामान्य छवि में फिट नहीं बैठती थी, अगर आप कहें, उस इंसान की जो नहीं चाहती कि उसे ढूंढा जाए।
ऐसा लगा कि हमें बताया गया कि वो परिवार से संपर्क नहीं चाहती, जो बहुत दुखद था। ये बात लड़कों को भी दुखी करती है। वे छोटे हैं, स्कूल जाते हैं और उन्हें बताया जाता है कि माँ तभी घर आएंगी जब चाहेंगी, कॉल भी अपनी मर्जी से करेंगी। ये बहुत दुखद है। सालों से परिवार अमेंडा को ढूंढने और उससे संपर्क करने के लिए हर संभव कोशिश करता रहा है। मैंने शेरिफ कॉर्बिन को जिंदा होने का सबूत मांगने वाला पत्र भेजा था। अगर वो मुझे ये नहीं दिखा सकते कि वो जिंदा है, हमें ये साबित नहीं कर सकते कि वो जिंदा है परिवार को, तो हमें जांच को फिर से शुरू करने की ज़रूरत है। और वो मुझसे बात नहीं करना चाहते थे। 2020 में आप जानते हैं, उन्होंने एक निजी जासूस को इस मामले पर कुछ काम करने के लिए रखा था। ये ज्यादा आगे नहीं बढ़ा। परिवार अमेंडा के जन्मदिन पर क्रिसमस के समय शेरिफ विभाग जाता है और वे अमेंडा के लिए कार्ड देते हैं। कृपया ये अमेंडा को दे दीजिए। मुझे उन कार्ड्स का पता नहीं। अमेंडा के गायब होने के 5 साल बाद इस परिवार का आखिरकार सब्र टूट गया। दिसंबर 2022 में क्लीवलैंड मिसिंग से अमांडा डीन के परिवार ने संपर्क किया। ये एक संगठन है जो उन परिवारों के लिए आवाज उठाता है जिनके प्रियजन लापता हैं। क्लीवलैंड मिसिंग के हस्तक्षेप पर आखिरकार किसी ने सुना। शैनन डीन और मैंने सच में बात की। फिर जल्दी ही हमने परिवार को क्लीवलैंड फैमिली सेंटर बुलाया और उनके साथ समय बिताया। क्लीवलैंड मिसिंग ने योजना बनाना शुरू किया, लेकिन अब तक ये एक बहुत पुराना ठंडे बस्ते में पड़ा मामला बन चुका है, तो ये एक बेहद कठिन चुनौती होने वाली है। कानून लागू करने वाली एजेंसियों के नजरिए से देखें तो हम आपको एक 5.5 साल पुराना मामला दे रहे हैं, जिसमें कई हिस्से गायब हैं। तो आप सोचिए, जब बहुत कुछ किया ही नहीं गया हो तो उन बिखरे हुए टुकड़ों को जोड़ने की कोशिश करना कितना मुश्किल होगा। करीब 6 मुश्किल साल हो गए हैं जब से अमेंडा डीन के परिवार ने उसकी कोई खबर नहीं सुनी। उसका परिवार अब भी उम्मीद कर रहा है कि वो घर लौटेगी। और ये है अमेंडा की माँ कैरोलिन टोकार। और कैरोलिन, जाहिर है आपको अब भी उम्मीद है कि हम अमेंडा को फिर से देखेंगे। हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की और हमने इस मामले पर बहुत ध्यान आकर्षित किया और इसे पूरी तरह से उजागर कर दिया। इसका विचार और मकसद बस यही था कि लोगों तक ये खबर पहुंचाई जाए। उस समय मैं क्लीवलैंड मिसिंग का अध्यक्ष था, इसलिए मैं सिल्विया कोलोन के साथ इस मामले पर काम कर रहा था और कानून प्रवर्तन के साथ संपर्क अधिकारी की भूमिका निभा रहा था। स्थानीय पुलिस प्रमुख के रूप में जॉन मजॉय BCI यानी ओहायो ब्यूरो ऑफ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन से संपर्क करते हैं। जब मैं कैरोलिन और शैनन से मिला तो हम उन्हें जो एक बात बता सकें वो ये थी कि अब BCI इस मामले को देख रही है, और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। ये एक खुशहाल लेकिन गंभीर पल था, क्योंकि आखिरकार कोई उनकी बात सुन रहा था। जब क्लीवलैंड मिसिंग ने कदम उठाया, जब चीफ जॉन मजॉय शामिल हुए, BCI को इसमें शामिल किया, तभी इस जांच ने सच में एक नया मोड़ ले लिया। अमेंडा 2017 में गायब हो गई थी। अब लगभग 6 साल बाद BCI ने उसका मामला फिर से खोल दिया है। बस दुआ है कि BCI हमारे लिए जवाब ढूंढ सके, क्योंकि ये हमारे परिवार के लिए काफी समय से लंबित है। मुझे अब भी उनकी तरक्की पर यकीन नहीं हो रहा। उन्होंने हमारे लिए नए रास्ते और संसाधन खोले हैं। अमेंडा का परिवार आशा करता है कि वे एक दिन उससे मिलेंगे। लेकिन अमेंडा को ढूंढने में परिवार को और करीब आने से पहले, चाहे वो जिंदा हो या मर चुकी हो, इस जांच को फिर से शुरुआत पर लौटना होगा। सबसे पहली चीज जो हम करना चाहते हैं वो है कहना, चलिए एक लापता व्यक्ति का पोस्टर बनाते हैं। उन्हें किसे कॉल करने के लिए कहना चाहिए? अच्छा, अमेंडा को तो लापता व्यक्ति के रूप में सूचीबद्ध भी नहीं किया गया था। जब शेरिफ ने परिवार को बताया कि अमेंडा सुरक्षित है, तो उसका नाम लापता व्यक्तियों के डेटाबेस से हटा दिया गया। क्लीवलैंड मिसिंग, उसके पास अमेंडा के बहुत सुंदर बनाए गए फ्लायर्स थे, जिन्हें हम स्थानीय जगहों पर लगा सकते थे ताकि हम उसकी तलाश कर सकें। हमारी नज़रों में वो अब भी लापता थी, और उसी पल से सब तेजी से आगे बढ़ा। सालों बाद भी सवाल यही है कि क्या अमेंडा वाकई किसी शेल्टर में सुरक्षित है, या उसके साथ कुछ और,
कुछ बुरा हुआ है। बीसीआई वापस जाकर उस इलाके की भी जांच करता है जिसे पहले नजरअंदाज किया गया था और रियर की संपत्ति की पूरी तलाशी लेता है। खैर, तलाशी वारंट नवंबर 2023 में जारी हुआ था, जब वे उस संपत्ति पर गए और वहां खुदाई की। वे खुदाई करने वाली मशीनें, हाथ के औजार, खोजी कुत्ते लेकर आए और उन्होंने घर की पूरी तलाशी ली। वे पूरी तरह से तलाशी वारंट के तहत पूरी तलाशी ले रहे थे और वे ऐसे अपराध के सबूत ढूंढ रहे हैं जो संभवतः 5.5 साल पहले हुआ था, जो कि आप जानते हैं 1000 भूसे के ढेर में सुई खोजने जैसा है। लेकिन उन्होंने पूरी कोशिश की। पुलिस जब फ्रेडरिक रियर के उन परिवार वालों से पूछताछ करती है जो अब भी उस संपत्ति पर रहते हैं, तो शायद उन्हें कोई सुराग मिल जाता है। क्या अमांडा यहाँ फिर आई थी? हाँ। वो आई थी? हाँ। कहाँ? कैंपर में। कैंपर में? कैंपर में क्या हुआ? यही कैंपर में हुआ था? हाँ, ठीक है। ये किसने किया? और पॉली तो और भी। पॉली फ्रेड का भाई है। जब उन्होंने उसका इंटरव्यू लिया और पूछा कि अमांडा के साथ क्या हुआ, तो वो ऐसे इशारे कर रहा था। हाँ, और उन्होंने भी उस दृश्य की कल्पना की। क्योंकि वो ठीक से बोल नहीं सकता, वो ऑटिस्टिक है। अब जांचकर्ताओं ने दोनों परिवारों से बात की और तभी उन्हें एहसास हुआ कि अमांडा के रियर के साथ रिश्ते में एक पुख्ता सबूत था। एक पुलिस रिपोर्ट दर्ज की गई थी। फ्रेड ने उसकी आंख काली कर दी थी। मैं ही वो थी जिसने उसकी आंख पर लगी चोट की शिकायत की थी जब उसने मुझे मैसेज किया था और मेरी वॉइसमेल पर संदेश छोड़ा था। अमांडा ने कहा कि वह आरोप नहीं लगाना चाहती थी। उसने मुझे मौका मिलने पर मैसेज किया और कहा, तुमने स्थिति थोड़ी और ख़राब कर दी, लेकिन कम से कम अब उन्हें पता है कि वो मेरे साथ क्या कर रहा है। और ये उनके लिए राहत थी, जैसे अब उन्हें पता चल गया। तो फिर भी इससे कोई मदद नहीं मिली। ये बिल्कुल साफ था कि अमांडा घरेलू हिंसा की शिकार थी और मुझे समझ नहीं आता कि उन्होंने इस आदमी को गिरफ्तार क्यों नहीं किया। क्या इससे कोई फर्क पड़ता? हमें कभी पता नहीं चलेगा। शायद इससे फर्क पड़ता। अमांडा की बहन शैनन एक और खुलासा करती है जिससे फ्रेड रीड पर और ध्यान जाता है। फ्रेड हमेशा उसके फ़ोन हटा देता था, तो कई बार उसे तब तक इंतज़ार करना पड़ता था जब तक फ्रेड सो न जाए या बेहोश न हो जाए, ताकि वो मुझे मैसेज या कॉल कर सके। वो मुझसे कहती थी कि मैसेज डिलीट कर दो या दोबारा मैसेज मत करो, मैं तुम्हें बाद में मैसेज करूँगी। इसलिए मुझे हमेशा उसका मैसेज आने का इंतज़ार करना पड़ता था। उसने उसे कई बार छोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो हमेशा लौट जाती थी। अब इन नए जांचकर्ताओं के पास 2017 में अमांडा की जिंदगी की ज्यादा स्पष्ट तस्वीर है। ये एक ऐसी महिला है जो एक बेहद समस्याग्रस्त रिश्ते में फंसी हुई थी और वो 6 साल से लापता है। वे इस पुराने मामले की जांच करते हुए कोई कसर नहीं छोड़ते। उन्होंने अभी पहेली के टुकड़े जोड़ना शुरू किया था, तभी संभावित गवाहों की सूची मिली जिनके पास सुराग और जानकारी थी। ठीक है, तो एक गवाह था जिसने कहा कि वो फ्रेड के कैबिन गया था। ये जुलाई 2017 की बात है और उसने हर जगह खून देखा था। वो उस गंदगी को साफ कर रहा था, खून से सनी गंदगी को चीथड़ों से साफ कर रहा था। वहाँ एक और गवाह था। उन्होंने कहा कि वो 4 दिनों तक जलाने वाले ढेर पर चीज़ें जला रहा था और कि वो अमांडा को 4 दिनों तक जला रहा था। उसने अमांडा के टुकड़े टुकड़े करने के बाद उससे जलाया। उसने अमांडा के टुकड़े टुकड़े कर दिए और जो अवशेष थे उन्हें उसने लिया और उन्हें एक बाल्टी में डालकर नाले तक ले गया। ऐसी बातें कही गई थीं कि उसे एक नीले ड्रम में डाल दिया गया था और ऐसी ही चीजें। और आप जानते हैं, ऐसी बातें नजरअंदाज नहीं की जा सकती। ठोस सबूत ना होने पर भी पुलिस ने फ्रेडरिक रीड की गिरफ्तारी के लिए पर्याप्त परिस्थितिजन्य सबूत जुटाए हैं। उनका मानना है कि उसने उसी झोपड़ी में उसकी हत्या की जहां वे दोनों साथ रह रहे थे। उसने अपराध स्थल को साफ किया, जिस गद्दे पर उसकी हत्या की उसे जला दिया, उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े किए और फिर सबूत छुपाने के लिए उसे जला दिया।
तो 1.5 साल में बीसीआई ने वो कर दिखाया जो शेरिफ विभाग कभी नहीं कर पाया। फ्रेड रीड के खिलाफ अभियोग दायर किया गया। तो अमेंडा के गायब होने के कई साल बाद जांचकर्ता रीड की संपत्ति पर गए और फ्रेडरिक को हिरासत में ले लिया। नमस्ते लोरेंडा। मेरा बेटा। हाँ, क्या तुम्हारे पास कुछ जूते हैं? हाँ मुझे पता है। ठीक है, क्या बात है? मेरे पास तुम्हारी गिरफ्तारी का वारंट है, मेरे पास कुछ जूते हैं। आखिर बात यहाँ तक आ ही गई, क्यों ना तुम 1 मिनट यहीं रुको। क्या तुम्हारे पास कुछ है? ये ठीक है। ठीक है, मेरी गिरफ्तारी का वारंट है। हाँ? मैंने पूछा क्यों? तुम्हें यह लगता है हम किस पे बात कर रहे थे? इस परिवार के साथ काम करते हुए और जितना करीब मैं इस परिवार के साथ आया हूं, उतना करीब आकर कुछ ऐसा होते देखना मेरे हिसाब से बहुत ही अविश्वसनीय सा लगा। मेरे पास आपके बेटे का गिरफ्तारी वारंट है। ठीक है, तो उसके वकील को बुलाओ। तो ये जानकारी कहां से आ रही है? 1 साल की जांच से। मुझे लगता है उसका व्यवहार ऐसा था कि वह पकड़ा नहीं जाएगा। उसका सामान्य व्यवहार ऐसा था जैसे कि मैं इससे बच गया हूं, साबित करके दिखाओ। आप इसमें कब से हैं? 36 साल हो गए। आखिर कब मुझे रिटायर होने का मौका मिलेगा? मुझे अभी भी मजा आ रहा है। तुम्हें मजा आ रहा है या आखिर तुम मुझे मार रहे हो? मुझे चोट लगती है। सब फ्रेड सही है, माफ करना। चलो। परिवार के लिए राहत की सांस के तौर पर यह ऐसा था जैसे बेचैनी और राहत के बीच जमीन आसमान का फर्क हो। और अचानक, आप जानते हैं, जो कुछ भी आपने सालों सालों तक उम्मीद की थी वो आखिरकार हो गया। ये कुछ ऐसा है, ये जेल की बात है जो वो लोग करेंगे। जैसे ही वो जेल पहुंचता है उसे औपचारिक रूप से दर्ज किया जाता है। ठीक है? जांचकर्ता कभी भी अमेंडा डीन को ढूंढना बंद नहीं करते और क्लीवलैंड मिसिंग की मदद से उसके परिवार को जवाब मिल रहे हैं। न्यूबर्ग हाइट्स पुलिस प्रमुख जॉन मजॉय उनके साथ थे जब ये खबर आई कि उसके केस में गिरफ्तारी हुई है। जैसे ही खबर आई, वहाँ आंसू भी थे, मुस्कानें भी थीं। वहाँ गले मिलना और हाई फाइव्स थी। यह एक बहुत 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 बड़ा पहाड़ था जिसे चढ़ना था, और वे उस पहाड़ की चोटी तक पहुंच गए थे। दूसरा आरोप है अमांडा डीन के शरीर के टुकड़े टुकड़े करना। Count 3. कैंपर। ये गिनती उस गद्दे को जलाने से संबंधित है जिस पर अमांडा डीन जुलाई 2017 में मरी थी। Count 4. ये गिनती फ्रेड रीड द्वारा खून से सने दृश्य को तौलियों, कपड़ों से साफ करने और बिस्तर से खून से सनी चादरों को ठिकाने लगाने से संबंधित है, जो उस झोपड़ी में या उसके पास थी जहां फ्रेड रीड अमांडा डीन के साथ रहते थे। ये मेरी जांच नहीं है, मेरी सलाह है कि आप अपने वकील से सलाह लें। जानते हैं, वो सालों तक इससे बचता रहा। उसे पता था कि उसने क्या किया है, और इसलिए आप जानते हैं, वो वही भूमिका निभाने वाला था, अगर आप कहें, ताकि वो जो कर चुका था उसे छुपा सके। या कम से कम आप जानते हैं, कुछ ऐसा जैसे पकड़ सको तो पकड़ लो। लेकिन जब वो सबूत देखेगा जो पुलिस ने इकट्ठा किए हैं, तो शायद वो इतना आत्मविश्वासी ना रहे। इस सप्ताहांत ओहायो के अटॉर्नी जनरल डेव योस्ट द्वारा यह घोषणा की गई कि आरोप दर्ज किए गए हैं। 2017 के इस मामले में हत्या, शव के साथ दुर्व्यवहार और सबूतों से छेड़छाड़ के आरोपों में उसकी पेशी होने जा रही है। सबूत था कि उसने उसे मार डाला, उसके शरीर के टुकड़े किए और 3 दिन से ज्यादा जलाया। और जब उसे पता चला कि ये हड्डियां नष्ट नहीं होंगी, तब उसने फैसला किया कि वो हड्डियां उठाएगा, उन्हें एक पुल के ऊपर से नदी या नाले में फेंक देगा, और फिर आप जानते हैं, सब कुछ खत्म। तो हमारे पास वो कभी नहीं होगी। घर,
हम उसे कभी ठीक से दफना भी नहीं पाएंगे क्योंकि उसने ये सुनिश्चित किया कि हमारे पास कुछ भी न रहे। जितना परिवार रीयर को अदालत में न्याय का सामना करते हुए देखकर खुश है, उसे फिर से देखना सारी पीड़ा वापस ले आता है। मेरे अंदर सब कुछ, बहुत सारी अलग अलग भावनाएं थी। मैं दुखी थी, मैं परेशान थी, मैं बेहद गुस्से में थी। बस उस इंसान को देखना जिसने ये किया, और वही आखिरी था जिसे उसने देखा। ये बात मुझे बहुत तकलीफ देती है। मुझे लगता है कि उसमें आत्मा ही नहीं थी। वहाँ कुछ भी नहीं था, जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। वो किसी की तरफ देखता तक नहीं था। मैं हर एक प्री ट्रायल में गया हूँ, मैं सब कुछ झेल चुका हूँ। जब मैंने उसे पहली बार देखा तो वो पागल सा लग रहा था। उसकी बड़ी घनी दाढ़ी थी, वो बिल्कुल अलग दिख रहा था जैसा मैंने उसे याद किया था। ये मुश्किल था, वहाँ बहुत सारी भावनाएं चल रही थीं। जाहिर है मैं उसके साथ कुछ भी नहीं कर सकता था। जो मैं करना चाहता था वो मैं नहीं कर सका। मैं सिर्फ उसके चेहरे से समझ सकता था। जब हमने उसे पहली बार देखा, उसे अपने किए की परवाह नहीं थी। उसकी आंखों के पीछे कुछ भी नहीं था। वे हमें हर समय पकड़ लेंगे। आपकी पेशी के लिए। और क्या आपको पता है कि आज आप पर कौन से आरोप लगे हैं? कुछ हद तक फ्रेडरिक रीयर सभी आरोपों में खुद को निर्दोष मानते हैं। मुझे लगता है कि शुरू से ही खुद को निर्दोष बताना उनके लिए आम है। हमारी भूमिका क्लीवलैंड मिसिंग के रूप में परिवार को तैयार करने की थी, क्योंकि जब वे इसे देखते हैं तो सोचते हैं वो खुद को निर्दोष बता रहा है, लेकिन आप जानते हैं वो खुद को निर्दोष ही बताएगा। आप अभियोजन पक्ष को मजबूर करेंगे कि वे अपना पक्ष साबित करें। अभियोजन पक्ष के पास मजबूत परिस्थितिजन्य सबूत हैं, लेकिन उनके पास वो एक चीज नहीं है जो इस मामले को पूरी तरह से उनके पक्ष में कर दे। अभियोजन पक्ष जानता था कि अगर उनके पास शव नहीं है तो उनका मामला 2 गुना मुश्किल हो जाता है, या फिर दोष सिद्धि पाना भी बहुत कठिन हो जाता है। शव के बिना हत्या या मर्डर का अभियोजन एक बहुत ही कठिन लड़ाई है, लेकिन बहुत सारे ठोस सबूत थे जो उसकी ओर इशारा कर रहे थे। कठिन मुकदमे से बचते हुए लेकिन रीड की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए अभियोजन पक्ष याचिका समझौते पर विचार करता है, लेकिन सबसे पहले वे उससे कुछ चाहते हैं। वे अमेंडा डीन के साथ उसने क्या किया इसकी एक ईमानदार कहानी चाहते हैं। आप जानते हैं, फ्रेड वियर को एक प्रस्ताव मिला था जिसमें आरोपी अभियोजन पक्ष को कुछ बातें बताएगा और वे उसके खिलाफ नहीं होंगी, और उसने ये स्वीकार किया था कि उसने एक आदमी के शरीर को जलाया, उसकी हड्डियों को एक बाल्टी में रखा और फिर उन्हें इस नाले में ले जाकर पुल से नीचे फेंक दिया। फिर वह उसे उस जगह ले गया जहां उसने उसे नाले में रखा था और बताया कि उसने उसके साथ क्या किया। हम वहां जाने में सक्षम थे। वहां परिवार के लिए बहुत सारी भावनाएं थीं, लेकिन मुझे लगता है कि वहां थोड़ी राहत भी थी। आप जानते हैं, उन पर भावनाएं हावी हो रही थीं कि आप जानते हैं, यही वो जगह है जहां अमांडा के अवशेष इस नाले में रखे गए थे, और इसलिए यह एक तरह से अवास्तविक दुखद पल था। लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि वे परिवार को वहां ले जा सके और उनके लिए ये कर सकें। आप जानते हैं, फिर से अगर आप कहें तो मन को थोड़ी और शांति मिलने का एहसास। रीर की स्वीकारोक्ति के बाद अभियोजन ने उन्हें दोष स्वीकार करने का समझौता दिया। इस तथ्य को देखते हुए कि इस परिवार ने इतने लंबे समय तक जो आघात झेला है और उसे फिर से बाहर लाना और गवाही देनी पड़े, क्या ये कुछ ऐसा है जिससे आप गुजरना चाहेंगे? इसलिए सभी ने निष्कर्ष निकाला कि हम यहाँ दोष स्वीकार करने के समझौते का समर्थन करते हैं। हत्या का आरोप जिसका उस पर शुरू में आरोप लगाया गया था, वो एक अनैच्छिक हत्या के आरोप में बदल गया, और अंत में उस पर सबूतों से छेड़छाड़ के 2 आरोप और एक शव के साथ गंभीर दुर्व्यवहार का आरोप लगा। तो इससे सज़ा निश्चित रूप से कम हो गई, लेकिन उसने ये स्वीकार किया कि उसने उसे मार डाला था, और उसने उन्हें तारीख और जो कुछ भी उसने किया वह सब बताया। 5वां आरोप, अनैच्छिक हत्या प्रथम श्रेणी का अपराध है। अब आप दोष स्वीकार करना चाहते हैं। रेयर ने 4 गंभीर अपराधों में दोष स्वीकार किया, जिनमें अनैच्छिक हत्या, सबूतों से छेड़छाड़ और शव के साथ गंभीर दुर्व्यवहार शामिल है।
एक हत्यारा करीब 20 साल जेल की सजा का सामना कर रहा है अमेंडा डीन की हत्या के लिए, जो 36 साल की 4 बच्चों की मां थी। कोई भी समय, प्रयास या कुछ भी ऐसा नहीं है जो उस बात की जगह ले सके जब आपके प्रियजन की हत्या करने वाला व्यक्ति आखिरकार सच कबूल करता है और दोषी ठहराता है। और दोषी ठहराता है क्योंकि उसने ही ये किया है। मुझे लगता है कि कमरे में मौजूद सभी लोगों के लिए ये बहुत भावुक पल था। मुझे लगता है परिवार ने महसूस किया कि उनके पास बहुत प्यार है, क्योंकि कई लोग, परिवार और दोस्त समर्थन के लिए आए थे। डीन का परिवार आंसू में था जब उन्होंने 42 वर्षीय फ्रेडरिक रीर को 2017 में अपनी गर्लफ्रेंड अमेंडा डीन की हत्या करने की बात कबूलते हुए सुना। लेकिन एक डरावना सवाल अब भी अनुत्तरित है, अमेंडा के शरीर के साथ क्या हुआ? हमारे पास उसकी एक भी चीज नहीं है। बिल्कुल भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो ये बस बहुत बुरा है। नहीं, ये अच्छा नहीं है, ये तो बहुत खराब है। रीयर को 5 जनवरी को सजा सुनाई जाएगी, लेकिन आज का नतीजा अमेंडा डीन के परिवार के लिए एक जीत है, जिन्होंने अब भी अमेंडा को उसका हक दिलाने की उम्मीद नहीं छोड़ी है। ओहायो में फ्रेडरिक रीयर के खिलाफ एक मामला 2024-0091। मैं जा रहा हूं। हम आज सुबह सजा सुनाने के लिए यहाँ हैं। मान्यवर, हमारे पास अमेंडा डीन की ज़्यादा क्लिप्स नहीं है। मैं चाहता था कि आप उसकी आवाज़ सुने और जानें वो कैसी थी। हम उसे फिर नहीं देख या सुन पाएंगे, उससे बात भी नहीं कर सकते, उसकी कब्र पर भी नहीं जा सकते। तो अभियोजन पक्ष अमेंडा का एक वीडियो चलाता है जिसमें वो अपनी बहन स्टेफनी के बच्चे के जन्म का जश्न मना रही है। मैं बहुत खुश हूँ कि हमारे घर नया बच्चा आया है। मेरी एक नई भतीजी हुई है। तो उसे चलते हुए देखना और मुस्कुराते हुए देखना हमेशा अच्छा लगता था। वो हमेशा खुश रहती थी, चाहे उसकी ज़िंदगी में कुछ भी चल रहा हो। वो हमेशा ये सुनिश्चित करती थी कि बाकी सब लोग अच्छा और खुश महसूस करें, और वो लोगों को हंसाना चाहती थी और वो ऐसा करती भी थी। तो मुझे वो भी बहुत याद आता है। मैं सबसे अच्छा चाहती हूँ। क्या हम तुम्हारी एक तस्वीर लें? मेरी प्यारी, मुझे डर लग रहा है। मैंने स्टेफनी और उसके बच्चे की देखभाल की पूरी कोशिश की। उस अदालत कक्ष में ज्यादातर लोग भावुक हो जाते हैं, पर एक अपवाद है। पूरे समय उसने ऐसे व्यवहार किया जैसे उसे किसी भी चीज की परवाह ही नहीं है। उसका इस तरह से किसी भी चीज की परवाह ना करना मुझे बहुत गुस्सा दिला रहा था। लेकिन अब समय आ गया है कि परिवार अदालत में अमेंडा के कातिल को देखे और उसे बताए कि वे कितनी परवाह करते हैं, कितना महसूस करते हैं। मेरे लिए कुछ भी कहना मुश्किल था। मुझे बहुत मुश्किल हो रही थी। मैं गुस्से में था और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इसके अलावा क्या कहूँ कि वो एक बहुत ही घटिया इंसान है। मैं इतना गुस्से में था कि कुछ कह नहीं पाया। तुमने उसे मार डाला, तुमने उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए और उसके कीमती शरीर को कई दिनों तक जलाया। हर कोई अमेंडा की फोटो लिए था, हर कोई। वो अदालत कक्ष खचाखच भरा हुआ था। सिर्फ खड़े होने की जगह थी, पीछे लोग अमेंडा की तस्वीर लिए खड़े थे। और मैंने एक परिवार से पूछा, क्यों अमेंडा की उपस्थिति उस अदालत कक्ष में इतनी जरूरी थी? उन्होंने कहा, हम चाहते थे कि फ्रेड रीड कोर्ट से बाहर जाते समय आखिरी बार अमेंडा को देखें। माय लॉर्ड, मैं आज अमेंडा डीन की मां के रूप में आपके सामने हूँ। अमेंडा मेरी 3 बेटियों में सबसे छोटी थी। वो मेरी बच्ची थी। For 5 साल 6 महीने हमें लगा वो घर लौट रही है। दुर्भाग्य से बाद में हमें पता चला कि वह कभी घर नहीं लौटेगी। वह थोड़ी घबराई हुई थी, लेकिन आप जानते हैं, मैंने उससे कहा, मेरा मतलब है ये तुम्हारे लिए है कि तुम वही कहो जो तुम कहना चाहती हो, क्योंकि बहुत समय से वह यही चाहती थी कि दुनिया को पता चले। हम चाहते हैं कि दुनिया अमांडा और उसके साथ हुई घटना को जाने। अब तुम्हारे पास मौका है। फ्रेड रीर के नाम। मैं बयान भी नहीं कर सकती कि जब आपने मेरी बेटी को मार डाला तो आपने मुझसे कितना कुछ छीन लिया।
आपने उसे हम सब से छीन लिया। 4 बेटों को अपनी माँ के बिना जीना पड़ेगा। क्यों फ्रेड, क्यों? हम अपनी बेटी का कोई भी हिस्सा घर नहीं ला पाए। हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है। हम उसे दफना भी नहीं सकते। मैं आपको बता भी नहीं सकती कि ये सब कितना दर्द देता है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपनी बहन को इतनी जल्दी खो दूंगी। मुझे तुमसे बात करना बहुत याद आता है अमेंडा। हमेशा के लिए टूट गया है। फ्रेड ने सिर्फ अमेंडा की जिंदगी नहीं ली, उसने हमारी जिंदगियां भी बर्बाद कर दी। मुझे कभी भी सुकून नहीं मिलेगा। मैं कभी भी खुद को पूरा महसूस नहीं कर पाऊंगी और मैं हमेशा ये गुस्सा और उदासी अपने साथ लेकर चलूंगी। उसकी मौत हादसा नहीं थी, ये कोई बीमारी नहीं थी, ये कोई अजीब हादसा नहीं था। ये था ठंडे खून से किया गया कत्ल। ये किसी दरिंदे का काम है। मैंने पूरी तैयारी की थी और आखिरी पल में उसे छोड़ दिया और मैंने उस पर यह कहकर बरस पड़ा कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने जो कुछ भी किया है उसके लिए उसे बिल्कुल भी पछतावा नहीं है। वो दिखाता है कि उसे यहाँ होना मायने नहीं रखता। जब मैं वहाँ जाता था वो बहुत बदतमीज़ था। उसने मेरी माँ और मेरे साथ बुरा बर्ताव किया। मेरी माँ ने हम में से किसी को ग्रेजुएट होते नहीं देखा। मेरे कुछ भाई अभी मिडिल स्कूल में थे और कुछ हाई स्कूल के पहले साल में थे। मैंने हाल ही में ग्रेजुएशन किया, वो शामिल नहीं हो सकी। वो हमारे शादी के वक्त भी शामिल नहीं हो पाएंगी। वो हमारे बच्चे होने पर अपने नाती पोतों में से किसी को भी नहीं देख पाएंगी। मेरे तो अभी से बच्चे हैं, वो ये सब नहीं देख पाएंगी। जो भी उसे मिलता है वो उसका हक है। मुझे उसके लिए ज़रा भी हमदर्दी नहीं है। मैंने उसे माफ़ नहीं किया है। मुझे नहीं पता मैं करूँगा या नहीं। मान्यवर, राज वही दोहराता है जो आपने आज पीड़ितों से सुना और अनुरोध करता है कि प्रतिवादी को जेल की सजा दें। मान्यवर, मुझे पता था कि परिवार और राज्य अधिकतम सजा की मांग करेंगे। मैं यहाँ न्यूनतम सजा या परिवीक्षा के लिए बहस नहीं करूंगा। उसने स्वीकार किया कि उसने क्या किया। उसने उन अपराधों की जिम्मेदारी स्वीकार की जिनके लिए उसने दोषी होने की बात मानी थी। ये वही अपराध हैं जो उसने किए। मैं निवेदन करता हूं कि 8 साल की न्याय संगत सजा हो जिसमें पहले से काटी गई हिरासत की अवधि का श्रेय मिले। धन्यवाद। क्या अभियुक्त अदालत को कुछ कहना चाहता है? मुझे यकीन नहीं है। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि मैं डीन परिवार से माफ़ी मांगना चाहता हूँ, अपने परिवार से माफ़ी चाहता हूँ, समुदाय से भी माफ़ी चाहता हूँ। और धन्यवाद मान्यवर। मैं आपकी सराहना करता हूँ। आप जानते हैं, अगर मैं ईमानदारी के स्तर को 1 से 100 के पैमाने पर आंकूं तो मैं इसे शायद -50 के आसपास रखूंगा। यह ज्यादा से ज्यादा ये एक दिखावा था, ये घमंड था, यह दिल से नहीं था। इसमें कोई पछतावा नहीं है, कोई अफसोस नहीं है, कुछ भी नहीं है। अदालत पहली गिनती के तहत सबूतों के साथ छेड़छाड़, जो कि तीसरी डिग्री की फेलनी है, के लिए निम्नलिखित सजा सुनाएगी। अदालत 2 साल की जेल और दूसरी गिनती पर शव के साथ गंभीर दुर्व्यवहार, जो कि 5वीं डिग्री की फेलनी है, 1 साल की जेल की सजा सुनाने जा रही है। 5वीं गिनती पर गैर इरादतन मानव वध, जो कि पहली डिग्री की फेलनी है, अदालत 9 साल की जेल की सजा सुनाने जा रही है। 6ठी गिनती में सबूतों के साथ छेड़छाड़, तीसरी डिग्री की फेलनी है, अदालत इसमें भी 2 साल की जेल की सजा देने वाली है। अदालत इन सजाओं को एक के बाद एक चलाएगी, कुल मिलाकर 14 साल के लिए, कुल 14 साल। और वो कुल 6 थे। जो इस आदमी ने अमेंडा के साथ किया, उसके मुकाबले ये सजा बहुत कम लगती है। किसी को मार देना और फिर उनके शरीर को शत विक्षत कर देना, किसी और इंसान के टुकड़े टुकड़े कर देना और उन्हें आग में डाल देना, वो एक अलग तरह की बुराई है। वो इंसाफ नहीं था। कोई और होता तो उसे कहीं ज़्यादा लंबी सज़ा मिलती। मैं समझ नहीं पा रही हूँ। अमेंडा को सही इंसाफ नहीं मिला। ये सही और न्याय संगत नहीं है। 14 साल में फ्रेड रीर जेल से बाहर आ जाएगा। चीफ जॉन मजॉय ने उसे खतरा बताया। वो एक हत्यारा है, वो एक बेरहम हत्यारा है और वो जेल में बंद रहने के लायक है। लेकिन जैसे ये काफी नहीं था, फ्रेडरिक रीड जले पर नमक छिड़कते हैं। अब अनुबंध से आगे कुछ भी नहीं। हम उसके माता पिता के साथ
शारीरिक संपर्क वाली मुलाकात का अनुरोध करते हैं। मैं वो निर्णय शेरिफ पर छोड़ता हूँ। जहाँ तक संस्था की बात है, मैं उसे उनकी विवेक पर छोड़ता हूँ। जब उसने कहा क्या मैं अपनी माँ से गले मिल सकता हूँ, हाँ, वो मेरी बहन थी जो अब अपनी माँ को गले नहीं लगा सकेगी। उसे माँ को गले लगाने की अनुमति क्यों मिले? वो सबके सामने इसके लिए पूछती थी। लेकिन फ्रेडरिक रीर को आखिरी बात कहने का मौका शायद ना मिले। अगले दिन फ्रेड की सज़ा सुनाए जाने के तुरंत बाद फ्लोरिडा के पिनेलास काउंटी से 2 जांचकर्ता उससे एक और लापता व्यक्ति के मामले में पूछताछ करने आए। असल में रीर फिलहाल फ्लोरिडा के 2 पुराने अनसुलझे मामलों में जांच के दायरे में है। 2018 का गुमशुदगी का मामला और 2020 में एक पूर्व कारोबारी साझेदार की मौत का मामला। अमेंडा और उसके परिवार की न्याय की तलाश की कहानी। न्याय अभी भी पूरा नहीं हुआ। मुझे बहुत गर्व है कि मैं हमारे राज्य के 2 प्रतिनिधियों के साथ एक नए कानून, उम्मीद है कि संशोधित कानून पर काम कर पा रही हूँ। मैं उन्हें इस पर बोलने दूंगी, लेकिन यह शव के घोर दुरुपयोग वाला अपराध है। अब जहाँ तक एक शव के घोर दुरुपयोग की बात है जो उसने उसके शरीर के साथ किया, ओहायो में इसके लिए अधिकतम सज़ा सिर्फ 1 साल है और अभी अमेंडा का परिवार ही है जो इस सज़ा को बदलवाने के लिए लड़ रहा है ताकि इसे बढ़ाकर 8 साल की जेल तक किया जा सके। हम इसका नाम रख रहे हैं अमेंडा डीन का कानून, और हमें उम्मीद है कि इस कानून से जब कोई व्यक्ति ऐसे अकल्पनीय हिंसक कृत्य करता है तो उसकी सज़ा को और कड़ा किया जा सकेगा। ये इस स्थिति में मदद करेगा, लेकिन आगे चलकर अगर हम इसे पास करवा सके तो हम मदद कर पाएंगे। अगर मैं आज नौकरी छोड़ दूं तो इन लोगों की मदद और उन्हें जानने का मौका मिलने के लिए आभारी रहूंगा। मैं खुश हूं कि मुझे यह देखने का मौका मिला कि अमांडा की मौत के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को दोषी ठहराया गया और सजा मिली। और फिर से आपको कभी पूरी तरह से मन की शांति नहीं मिलती, लेकिन कम से कम उन्हें कुछ ऐसा सुकून मिला जिससे वे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना शुरू कर सकते हैं। हमारे लिए ये 8 साल से ज़्यादा एक संघर्ष और कठिनाई रही है। भगवान का शुक्र है कि हम यहाँ तक पहुँचे, लेकिन अमेंडा की याद में अभी भी बहुत कुछ करना है जो हमारा परिवार कर सकता है। मैं चाहती हूँ कि उसकी कहानी सब तक पहुँचे, और मैं चाहती हूँ कि लोग जानें कि अमेंडा कितनी अद्भुत और खूबसूरत थी, वो कितनी प्यारी थी, उसकी मुस्कान, और कैसे उसकी मुस्कान से पूरा कमरा खिल उठता था। मैं चाहता हूं कि यह किसी भी व्यक्ति तक घरेलू हिंसा की स्थिति के बारे में जागरूकता फैलाए। यह दुर्भाग्यपूर्ण है जो हमारी माँ के साथ हुआ, पर मैं नहीं चाहता कोई और इसका शिकार हो। मैं चाहता हूँ लोग जाने कि हमेशा रास्ता होता है। अंत में भले ही हमारी माँ को बाहर निकलने का रास्ता ना मिला, लेकिन हमेशा कोई न कोई होता है जिससे आप बात कर सकते हैं और मदद पा सकते हैं। ये एक बेहद दुखद कहानी है, लेकिन साथ ही ये प्रेरणादायक भी है। जब आप डीन परिवार की जवाब पाने की दृढ़ता के बारे में सोचते हैं, जब आप उनके आसपास के उन लोगों के बारे में सोचते हैं जिन्होंने उन्हें ये जवाब पाने में मदद की, शायद ये किसी और परिवार को उम्मीद देगा जो अपने किसी प्रियजन के लापता होने के दर्द से गुजर रहा है।